आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर है साइंस का द सेल उसके क्वेश्चन आंसर जो हम कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज फिर से। तो हमने 10 क्वेश्चन इसके किए थे, आज हम 11th क्वेश्चन इसका करेंगे। 11th क्वेश्चन से आगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन क्या आंसर है उनका। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है वाई आर द माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस में कि वो वहाँ से हमें क्या है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है। तो इसका आंसर हमने देना है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि सेल होता है जो हमारा, सेल को ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। दूसरा काम क्या होता है? ये रेस्पिरेशन का काम करता है, रेस्पायर करता है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है। तो वो सारी किसकी वजह से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस से होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच 4 बेसिक एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब ये बोलते हैं कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ये वाला हिस्सा सारा है, ठीक है। सेल का जो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट है तो ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होता है? जो कि 90% एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट है जो सेल का प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं? तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट हैं जो कि 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। 90% प्रोटोप्लाज्म कौन बनाते हैं? हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर यही कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट इन ब्रीफ अबाउट द वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। क्या बोल रहे हैं कि आपको ब्रीफ में बताना है कि बहुत सारे सेल्स हैं, उनकी शेप अलग होती है और साइज अलग होता है। तो हम इसको लिखते हैं कि कैसे, क्यों उसका जो शेप और साइज़ अलग अलग होता है। बहुत सारे सेल का शेप एंड साइज अलग अलग होता है। द वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय देम। देखो जो सेल जिस तरह का काम करेगा उसी तरह उसका शेप और साइज उसी तरह उसका होगा, ठीक है। जिस तरह का वो काम करता है उसी की तरह उसकी शेप हो जाएगी उस सेल की, उसी की तरह उसका साइज होगा। In the unicellular organism, all the function of the body is carried out by the single cell, so its shape and size may vary from the cell of the multicellular organism. अब ये बोलते हैं कि जो यूनिसेलुलर होता है जिसके पास एक ही सेल होता है, जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल होता है वो एक ही सेल से अपनी बॉडी का सारा फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनका जो साइज और शेप है उसी की तरह होता है, क्योंकि उनके पास एक सेल है तो एक सेल की वजह से उनका साइज भी छोटा होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर, और उनकी शेप भी क्या होती है? ज़्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि हर एक सेल का काम क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर जैसे इंसान में बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी में मसल सेल्स हैं, ठीक है, मसल सेल्स हैं, नर्व सेल हैं। तो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है। तो जिस तरह का फंक्शन है उसी के फंक्शन के हिसाब से हमारी बॉडी का सेल का शेप और साइज डिपेंड होता है। ओके, अब क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज एंड फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज। देखो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है कि सेल के बीच कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है। एक तो हो गया न्यूक्लियस को छोड़ के इसके अंदर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था हमने, ठीक है, गोल्गी एपरेटस पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा था। जो भी सेल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज्म बोलते हैं, ठीक है।
तो हम एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में यहाँ पे उनके फंक्शन के बारे में देखते हैं। द ऑर्गेनेल ऑकरिंग द साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, खाली जगह होता है जहाँ पे जो भी ऑर्गेनेल है, ठीक है, तो उनका क्या क्या फंक्शन है उसको हम देखते हैं। द नेम एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनेल आर गिवन, ठीक है, नीचे दिया है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। दूसरा क्या है? रेस्पायरेशन, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपने ये 7th में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होती है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। देखो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। मान लो कि ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा एनिमल सेल है, ये हमने पढ़ा था। तो प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता, ठीक है। तो ये बोलते हैं जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। इट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होती है, पत्तों के बीच ग्रीन पिगमेंट होती है, तो उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। दैट हेल्प ए प्लांट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड। देखो ये क्लोरोफिल क्या करती है? प्लांट को फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करती है? मदद करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोप्लास्ट अपना काम कब शो करता है, कब खाना बनाता है? जब सनलाइट होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके पेड़ पौधों के लिए क्या बनाता है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खाना तैयार करता है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखो न्यूक्लियस क्या करता है? जो भी हमारे करैक्टर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मान लो कि एक जनरेशन में जो करैक्टर है वो वाले करैक्टर एक जनरेशन से, मान लो कि हम लिखेंगे कि एक जनरेशन 1 है, फिर उसके बाद जनरेशन 2 है, जनरेशन 3 है। तो अगर इस जनरेशन में कुछ करैक्टर हैं, ठीक है, तो ये करैक्टर उसके आने वाली जो यंग जनरेशन होगी, जैसे जनरेशन 2, उसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। मान लो कि ये कोई जनरेशन है, जैसे बाप बेटा है, इनके करैक्टर किस में जाएंगे? इस बाप के करैक्टर अपने बेटे में जाएंगे, ठीक है, या बेटी में जाएंगे। फिर जब ये मैच्योर होगा तो जो इसके आगे जनरेशन आएगी उसके करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। तो उस करैक्टर को, उन करैक्टर को, जैसे उसकी हाइट कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, वो उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी लंबाई कैसी है ना, वो कितना पतला है, मोटा है, ये सारे करैक्टर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि ये करैक्टर होते हैं, इनहेरिटेंस करैक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, ठीक है। तो उनको पास करने में जो हमारा न्यूक्लियस है वो काफ़ी उनकी मददगार होता है, वही हेल्प करता है, ठीक है। इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। तो ये बोलता है कि जितना भी सेल के अंदर कंट्रोल होता है वो सारा कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। तो इसलिए सेल को हम बॉस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये क्या करता है? इट इज़ ए नेटवर्क मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया। देखो ये क्या है? एक नेटवर्क की तरह होता है जो बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और जितने भी लाइफ के फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसके थ्रू होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस नेटवर्क से क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया होता है, सेल के अंदर बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है, और बहुत सारे लाइफ फंक्शन होते हैं जो सेल को ज़िंदा रहने के लिए, वो सारे के सारे कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गोल्गी कम्प्लेक्स। देखो गोल्गी कम्प्लेक्स, इट कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंस मेड इन द सेल सिंथेसिस। देखो ये बोलता है कि ये क्या करता है? बहुत सारे जो भी केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस, उनको कलेक्ट करता है, फिर उन सब्सटेंस को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले इकट्ठा करता है, फिर उनको ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सब्सटेंस मेड इन द सेल, जो भी सेल के अंदर मटेरियल बनता है, तो गोल्गी अपरेटस, ये गोल्गी अपरेटस क्या करता है? उनको इकट्ठा करता है, फिर उनको क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे ही सेल के अंदर क्या होती है? कोई भी सेल की सिंथेसिस, तो सेल में कुछ भी सेल जब बनाता है तो उसमें गोल्गी अपरेटस अपना
दूसरा ये बोलते हैं एंड द सिक्रेशन ऑफ द मैनी मटेरियल, और साथ में ये बहुत सारी चीज़ों को सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे जूस निकलता है, ये क्या करता है, उन चीज़ों को पैदा करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या आता है, दे कंटेन द एंजाइम। लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं दैट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल। देखो लाइसोसोम क्या करता है कि इसके पास बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है या ख़त्म कर देता है। उन एंजाइम की मदद से ये क्या करता है, ये बहुत सारे मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, वेस्ट मटेरियल होता है, उनको ये क्या करता है, तोड़ देता है या उनको ख़त्म कर देता है। इसलिए ये लाइसोसोम अपने एंजाइम का इस्तेमाल करके ये काम परफॉर्म करता है। तो इसी के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, इन जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। तो सुसाइड बैग किसको बोला जाता है, लाइसोसोम्स को। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन बाय प्रोटोप्लाज्म, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म से आप क्या समझते हो, देखो एक यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक आता है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा वर्ड है साइटोप्लाज्म। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी हमको समझाना है, तो उसको समझते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखो सेल, मान लो कि ये हमारा सेल है, तो ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर ये वाला खाली जगह है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और सेंटर में क्या है हमारा, न्यूक्लियस। ये हमारा एन से लिखते हैं। तो ये बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ, प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड है जिसके अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिक ऑफ द लाइफ ऑफ लाइफ। देखो जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं प्रोटोप्लाज्म, उन तीनों से मिलके हम, जब तीनों चीज़ें होंगी तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, एक तो हो गया न्यूक्लियस, दूसरा क्या है सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। तो तीनों मिल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये लिक्विड बॉडी बनाता है। ठीक है, एक लिक्विड की तरह होता है। अब प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म को। इट इज़ कोलाइडल कम्प्लेक्स इलास्टिक एंड विस्कस ग्रैनुलर एंड कलरलेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। देखो जो सेल के अंदर ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसी के बारे में बोलते हैं कि ये कोलाइडल होता है। कोलाइडल होता है जैसे दूध की तरह होता है। ठीक है, दूध की तरह इसका जो शक्ल है दूध की तरह होती है, उनकी जो इतना घना होता है दूध की तरह। कोलाइडल कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स मतलब कि ज़्यादा ये क्या है, सिंपल नहीं है, ये क्या है, कम्प्लेक्स होता है। इतनी जल्दी इसको हम समझ नहीं सकते। फिर क्या है, इलास्टिक होता है, अगर इसको हम खींचेंगे प्रोटोप्लाज्म को तो ये खींच जाता है। विस्कस होता है, ठीक है, थोड़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है, और कलरलेस होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में इसको लिखा गया। प्रेजेंट इन सेल, इट कंटेन मैनी केमिकल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब ये बोलता है कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, फिर क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये वाले एलिमेंट मौजूद रहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से अलग है बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एज इट कंटेन मैनी टाइनी स्ट्रक्चर। देखो बोलता है कि ज़्यादातर जितने भी काम है वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, जितने भी टाइनी स्ट्रक्चर वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और सारे जो काम है वो कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। ठीक है, कॉल्ड ऑर्गेनेल्स एंड परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द लाइफ। तो जितने भी लाइफ के फंक्शन तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे के सारे ये फंक्शन ऑर्गेनेल्स करते हैं। तो इसलिए लाइफ फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको करेंगे। देखो यहाँ पे वर्ड दिए हैं तो इन वर्ड्स को हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है,
द लाइजोसोम फर्स्ट क्या, द डैश आर का आल्ड सुसाइड बैग, हम भी पढ़ा था किसको, लाइजोसोम्स का। सेल किसने डिस्कवर किया था, सब फर्स्ट टाइम सेल टर्म किसने दिया है, और रॉबर्ट हुक ने दिया था। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द टैनी ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, है ना। द स्मॉलेस्ट सेल इन द दैट इज़ द माइक्रोप्लाज्म, सबसे जो छोटा सेल है वो कौन सा, माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। एन ऑस्ट्रिच इज़ द सेल दैट कैन बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, कौन सा सेल है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, उसको हम आराम से देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, है ना, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे सेल के पार्ट हैं। फिर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, एनर्जी कहाँ बनती है, ये हमने पढ़ा है अभी, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। द सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होती है, तो ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल इज ए न्यूक्लियस, बोलता मोस्ट ऑफ ए सेल इज ए न्यूक्लियस, सभी सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ओनली द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल रिप्रेजेंट द प्रोटोप्लाज्म, नो, प्रोटोप्लाज्म तीन चीज़ों से बनता है, साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन से। मोस्ट सेल आर द माइक्रोस्कोपिक, बोलता है कि ज़्यादातर सेल वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, बाकी सेल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑल द लिविंग, तो इसका ट्रू आएगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने हैं, ठीक है जी, ट्रू आएगा। एवरी सेल हैज़ साइटोप्लाज्म, सभी सेल के बीच साइटोप्लाज्म होता है, यस, ट्रू है। ए सेल इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन लीव इंडिपेंडेंट, नहीं, सेल मल्टी सेलुलर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, जो क्या है, फॉल्स है। फिर उसके बाद लास्ट वन है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल इज़ कॉल्ड सेल वॉल, नहीं, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल। तो ये हमारे हो गए ट्रू फॉल्स। अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इसको ख़त्म करेंगे आज हम। देखो कॉलम ए है, कॉलम बी, इनको मैच करना है। सेल, सेल का क्या है, जो हमने ठीक करके लिखे हैं, यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। न्यूक्लियस क्या है, बॉस ऑफ द सेल, पढ़ा है हमने। सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, प्लांट सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज क्या, टाइनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती है, ठीक है, तो ये टाइनी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक हमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया है कि आपको यहाँ पे नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3, इस स्ट्रक्चर पे बताना है। तो ये क्या है, सेल वॉल है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सेल मेम्ब्रेन है ना, नंबर 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे क्या है। तो आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना है, ठीक है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। बीच वाला क्या है, ये हमारा ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल ये साइड पे दिखा दिए इन्होंने न्यूक्लियस को, बीच में न्यूक्लियस और क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर, इस क्वेश्चन को, ये इसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।